नमस्कार दोस्तों, सनराइज सीएससी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की जो हमारी चर्चा रहेगी वो रहेगी हरियाणा पुलिस की जो रिक्वायरमेंट निकली हुई है उसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, उसके बारे में चर्चा रहेगी। कौन कौन कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकता है, इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, साथ ही में फिजिकल स्टैंडर्ड क्या रहेगा, पीएमटी क्या रहेगी, जो आपकी फाइनल लिस्ट लगेगी वो किस आधार पर लगेगी, आपके कितने मार्क्स होने चाहिए, एज रिलैक्सेशन क्या है, सभी जो डिटेल्स हैं, डॉक्यूमेंट आपको कैसे तैयार करने हैं, क्या डॉक्यूमेंट आपका अपलोड होगा, क्या कुछ आपको ज़रूरत रहेगी, साथ ही में आपको जो सोशल क्राइटेरिया के मार्क्स मिलते हैं वो किस आधार पर मिलेंगे, इन सभी डाउट्स की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के बाद आपका कोई भी डाउट ना रहे, आपको यूट्यूब पे किसी और वीडियो को खंगालने की जरूरत ना पड़े। इस वीडियो में लगभग हम कंप्लीट डाउट आपके क्लियर कर देंगे। तो हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो जैसा कि आप नोटिफिकेशन देख पा रहे हैं, सबसे पहले हमारे पास जो नोटिफिकेशन है इसमें दिखाया हुआ है एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2024, यानी कि 2024 की पहली एडवर्टाइजमेंट है। और इसमें जो कुछ हाईलाइट पॉइंट है वो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं अलग से मार्किंग से। ठीक है, इसमें क्या है, जो आपका ये हाईलाइट पॉइंट है, आपका जो नोटिफिकेशन है ये डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, और ये जो पीडीएफ है ये आप इजीली वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें बताया हुआ है जो सबसे पहले ये रिक्वायरमेंट की जो पब्लिश डेट थी ये 12 फरवरी, और 20 फरवरी से आपके रिक्वायरमेंट के जो फॉर्म है ऑनलाइन फॉर्म वो स्टार्ट हो जाएंगे, और 21 मार्च तक आप इसका आवेदन कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको कोई भी फीस पे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको कोई भी फीस पे नहीं करनी, डायरेक्ट आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आपका फॉर्म जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, हम इसको थोड़ा स्क्रॉल करते हैं, मेन पॉइंट में आपको समझाते हुए चलूंगा। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं पोस्ट के बारे में। तो जो आपकी पोस्ट है वो 5000 पोस्ट है फॉर मेल कैंडिडेट्स के लिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए 1000 पोस्ट है। इसमें अलग अलग आपकी कैटेगरियां हैं, जनरल की 1800, एससी 900, बीसीए 700, बीसीबी 400 और ईडब्ल्यूएस के 500। और ये आपका एक्स सर्विसमैन के हैं, जनरल ईएसएम जो भी है अब देख लेना। ठीक है, अब फीमेल कैंडिडेट्स की है वो जनरल ड्यूटी। ठीक है, इसमें आपकी जनरल की 360, एससी 180, बीसी 140, बीसीबी 80 और ईडब्ल्यूएस 100। उसके बाद वो ये आपकी एक्स सर्विसमैन की आ गई। ठीक है, ये आपकी पोस्ट हो गई। उसके बाद हम चलते हैं इसमें क्वालिफिकेशन के बारे में। तो क्वालिफिकेशन में मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि इसमें जिस कैंडिडेट का सीईटी क्वालिफाई है, केवल वही कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं जिनका सीईटी क्वालिफाई हुआ है। जिन्होंने सीईटी नहीं दिया या फिर सीईटी क्वालिफाई नहीं हुआ, वो कैंडिडेट हरियाणा पुलिस के लिए आवेदन नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद जो क्वालिफिकेशन है वो क्वालिफिकेशन आपकी 12th पास रहेगी, यानी कि जिनके पास 12th पास है। सेकंड, मैट्रिक में उनके पास हिंदी और संस्कृत होना चाहिए, यानी कि हिंदी और संस्कृत में से एक सब्जेक्ट आपके पास मैट्रिक में होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नो एक्स्ट्रा वेजेस विल बी गिवन टू कैंडिडेट फॉर हायर क्वालिफिकेशन, यानी कि जो आपकी हायर क्वालिफिकेशन है उसके कोई एक्स्ट्रा मार्क नहीं दिए जाएंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कहां आपको हायर क्वालिफिकेशन का भी फायदा मिलेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको बता देता हूं कोई भी एक्स्ट्रा मार्क आपको नहीं दिए जाएंगे हायर क्वालिफिकेशन के। ठीक है, उसके पश्चात हम बात कर लेते हैं एज के बारे में। तो इसको मैं थोड़ा सा और स्क्रॉल कर लेता हूं। अब देख लीजिए एज के बारे में, जो आपकी एज है वो आपकी एज 18 से 25 रहेगी। लेकिन ये जो 25 है ये केवल बोलने के लिए ही 25 है, क्योंकि जो आपका 3 साल का जो रिलैक्सेशन है वो यहाँ पे सभी कैटेगरी को दे दिया गया है। ऑल कैटेगरीज के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है, यानी कि जो आपकी एज है ये 18 से 25 नहीं, ये आपकी 18 से 28 होगी यहाँ पे सभी के लिए। ठीक है, सभी कैटेगरी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है। उसके पश्चात अलग से हाईलाइट मैंने कर रखा है, जो कैटेगरी आपकी बच गई शेड्यूल कास्ट, बीसी यानी कि बैकवर्ड क्लास, और आपका इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन यानी कि ईडब्ल्यूएस, इन सभी के लिए रिलैक्सेशन है वो आपका 5 साल का रहेगा। ठीक है, यानी कि जो कैंडिडेट जनरल के हैं उनके लिए आपका हो गया 18 से 28, और उसके बाद 5 साल का रिलैक्सेशन यानी कि एससी, बीसी और ईडब्ल्यूएस उनके लिए हो गया 18 से 30, यानी कि उनका पूरा 5 साल का रिलैक्सेशन रहेगा। ठीक है, तो एज के बारे में हो गया यहाँ पे। अब हम इसको थोड़ा और स्क्रॉल करते हैं। यहाँ पे बताया हुआ है कि बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट, यानी कि देख लीजिए यहाँ पे बेसिस ऑफ मेरिट ऑब्टेन्ड बाय देम इन कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीईटी। ठीक है, उसके बाद ये मैंने बिल्कुल अलग से मार्क कर रखे शॉर्ट लिस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट इक्वल टू 4 टाइम, यानी कि कुल मिला के इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि इसमें क्या होगा, हरियाणा पुलिस में फर्स्ट टाइम में आपको पीएमटी के लिए बुलाया जाएगा, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। वो किस आधार पे बुलाया जाएगा, जो आपकी सीईटी जो आपने क्वालिफाई किया है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो आपने क्वालिफाई किया है, उसमें जो आपके मार्क्स आए हैं उसके आधार पर बुलाया जाएगा। लेकिन उसमें भी एक शर्त रखी गई है, इन्होंने ये बोला है कि जो आपका नॉलेज टेस्ट होगा,
फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, फिर आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, उसके बाद आपका नॉलेज टेस्ट होना है। तो इन्होंने ये बोला है कि जो नॉलेज टेस्ट है ना उसके लिए इनको 4 गुना चाहिए, जो भी आपकी पोस्ट है उसका 4 गुना कैंडिडेट ये नॉलेज टेस्ट के लिए लेंगे, ठीक है। तो जब तक ये फिजिकल करवाते रहेंगे, जब तक इनके पास नॉलेज टेस्ट के लिए जो आपकी वैकेंसी निर्धारित हुई है उसके 4 गुना कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं कर जाते हैं, जब तक ये सीईटी की लिस्ट लगाते रहेंगे, उस आधार पर कैंडिडेट्स को बुलाते रहेंगे। यानी कि इन्होंने ये फिक्स क्राइटेरिया नहीं रखा है कि हम सीईटी में से कितने आवेदन लेंगे, यानी कि कितना गुना हम सीईटी से बुलाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने बोला कि नॉलेज टेस्ट जो आपका होगा उसके लिए हम जो पोस्ट आपकी निकाली हुई है उसके 4 गुना बुलाएंगे, यानी कि 5000 मेल कैंडिडेट है तो उसके 4 गुना यानी कि 20000 मेल कैंडिडेट ये नॉलेज टेस्ट के लिए बुलाएंगे। उतने कैंडिडेट्स का फिजिकल क्लियर होना चाहिए, पीएमटी और पीएसटी, ठीक है। यहाँ पे क्लियर इन्होंने ये बताया हुआ है। थोड़ा सा और स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे देखिए एक चीज और बीच में छूट गई थी, यहाँ पे आपका पीएसटी आ गया। एक डाउट और था कैंडिडेट्स का पीएमटी के लिए कि सर पीएमटी का तो क्राइटेरिया कहीं नोटिफिकेशन में है ही नहीं कि आपकी हाइट कितनी चाहिए, क्योंकि ये जो मेजरमेंट है ना, मेजरमेंट यानी कि मापतोल, आपकी हाइट और चेस्ट है वो पीएमटी के अंदर आती है। तो इस नोटिफिकेशन में कहीं भी आपकी हाइट चेस्ट नहीं बता रखी, लेकिन इन्होंने ये बता रखा है द कैंडिडेट शैल हैव undergo physical measurement test as per standard prescribed appendix B of हरियाणा पुलिस नॉन गजेट एंड अदर एक्ट 2017, यानी कि 2017 का जो नॉन गजेट का जो नोटिस है हरियाणा पुलिस का, उसके तहत आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा। इसकी भी मैं आपको अलग से पीडीएफ दे दूंगा, मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर रखी है। इसका आपका पेज नंबर 21 के ऊपर है, मैंने देखा था एक बार। हम 21 पे चलते हैं फटाफट, ये आपका 21 आ गया। हाँ, अब इसमें देखिए ये 2017 का आया हुआ है, ठीक है, मैंने डाउनलोड कर रखा है। इसमें जो आपकी हाइट चेस्ट है वो आपकी हरियाणा पुलिस के लिए एलिजिबल रहेगी, यानी कि उस नोटिफिकेशन में आपको अलग से हाइट चेस्ट नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ पे बता रखा है पुरुष के लिए है वो 172 सेंटीमीटर है सामान्य वर्ग के लिए, ठीक है। और ये 169 के लिए इन्होंने छूट वगैरह बता रखी है। जो आपकी चेस्ट है वो 83 से 87 यानी कि 4 सेंटीमीटर का फुलाव, 83 बिना फुलाए हुए और 87 फुलाकर, ठीक है। महिलाओं के लिए आपका 160 सेंटीमीटर सामान्य वर्ग के लिए रहेगा, इनमें चेस्ट वगैरह की नहीं होती है, तो लागू नहीं है, यहाँ पे बता रखी है, ठीक है। ये सरकार के नवीनतम विधि, ये अलग से आपको इसका कोई मैटर नहीं है। आपकी हाइट यहाँ पे 172 सेंटीमीटर हो गई मेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल के लिए 160 सेंटीमीटर होगी, और मेल का यहाँ पे चेस्ट हो गया 83 से 87 सेंटीमीटर। इसमें यदि किसी कैंडिडेट को डिटेल में पढ़ना हो तो इसका भी जो नोटिफिकेशन का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पूरा गैजेट है, ये टोटल 58 पेज का है, बिल्कुल आप आराम से पढ़ सकते हैं। 2017 का वो यहाँ पे मान्य रहेगा, ठीक है। तो फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट में किसी का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो इन्होंने ये बताया हुआ है बी फॉर्म वाला, ये मैंने आपको दिखा दिया, साथ में आपको मिल भी जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेजरमेंट क्लियर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की, यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपका क्या रहेगा, ठीक है। इसमें बताया हुआ है जो कैंडिडेट फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे केवल वही कैंडिडेट ही पीएसटी के लिए बुलाए जाएंगे, यानी कि पीएमटी आपका क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। इसमें देखिए मेल कैंडिडेट के लिए 2.5 किलोमीटर रेस रखी गई है जिसका समय 12 मिनट है, और आपका फीमेल कैंडिडेट के लिए 1 किलोमीटर रखी गई है जिसका समय 6 मिनट है, और एक्स सर्विसमैन के लिए आपकी 1 किलोमीटर रखी गई है जिसका समय 5 मिनट है, ठीक है। अब इसमें आप एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, पीएमटी पीएसटी केवल आपकी क्वालिफाई होनी चाहिए, इसमें किसी प्रकार का कोई भी मार्क्स आपको नहीं दिए जाएंगे। यानी कि कोई कैंडिडेट यदि रेस 12 मिनट में कंप्लीट करता है तो भी वो क्वालिफाई माना जाएगा, और यदि कोई कैंडिडेट 10 मिनट में भी कंप्लीट कर लेता है तो भी वो क्वालिफाई ही माना जाएगा। इसमें किसी प्रकार के कोई मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, आपको केवल क्वालिफाई करना है। पीएमटी भी आपको क्वालिफाई करना है, हाइट के कोई नंबर नहीं है, और पीएसटी भी आपको क्वालिफाई करना है, किसी प्रकार के कोई मार्क्स यहाँ पे नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, इसमें बता रखा है ओनली द कैंडिडेट हु क्वालिफाई द स्टैंडर्ड पीएसटी शैल बिलो टू पार्ट नेक्स्ट प्रोसेस, यानी कि जो कैंडिडेट पीएमटी करेगा वो पीएसटी के लिए क्वालिफाई हो जाएगा, जो कैंडिडेट पीएमटी पीएसटी दोनों कर लेंगे वो आगे की जो फर्दर प्रोसेस है जो आपका नॉलेज टेस्ट होना है उसके लिए क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए नॉलेज टेस्ट में इन्होंने बताया हुआ जो आपका नॉलेज टेस्ट होगा वो 94.5 यानी कि 94.5 के लिए आपका होगा, ठीक है, ये आपका बता दिया है। उसके पश्चात इन्होंने नीचे बताया हुआ द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, जो आपका एग्जामिनेशन जो आपका एग्जाम होगा नॉलेज टेस्ट वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगा, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बताया हुआ है जो आपका यहाँ पे
फॉर बीइंग कंसीडर्ड फॉर सिलेक्शन अगेंस्ट पोस्ट जनरल कैटेगरी कैंडिडेट, यानी कि जो मिनिमम इन्होंने नॉलेज टेस्ट के लिए जो क्वालिफाई रखा है वो जनरल कैटेगरी के लिए 50% है, और आपका जो रिलैक्सेशन है यहाँ पे बताया हो उनको 10% की छूट दे करके यहाँ पे 40% रखा हुआ है। ठीक है, ये आपका नॉलेज टेस्ट के लिए रखा हुआ है, यानी कि नॉलेज टेस्ट में जो क्वालिफाई माना जाएगा वो यहाँ पे 50% जनरल, और जो रिजर्व कैटेगरी उनके लिए 40% वाला ही क्वालिफाई रहेगा। ठीक है, एडिशनल यहाँ पे 5.5 मार्क्स का आपका एडिशनल रहेगा, क्योंकि 94.5 का तो नॉलेज टेस्ट हो गया और आपका एडिशनल वेजेस में 5.5 आ गए। इसमें आपका एनसीसी का रहेगा। एनसीसी में एक बार आपको बता देता हूं, जिनके पास ए सर्टिफिकेट है उनको 1 नंबर, जिनके पास बी सर्टिफिकेट है उनको 2 नंबर, और जिनके पास सी सर्टिफिकेट है उनको 3 नंबर यहाँ पे दिए जाएंगे। कुल मिला के एनसीसी के आपके पास 3 मार्क्स हो गए। ठीक है, उसके बाद सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया में आपका 2.5% सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया का रहेगा। इसके भी आपके डाउट क्लियर कर देते हैं हम फटाफट। यहाँ पे सिलेबस बताया हुआ है नॉलेज टेस्ट का 94.5 का क्या क्या सिलेबस रहेगा। ठीक है, उसके पश्चात यहाँ पे एक बार इन्होंने बताया हुआ है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे। टोटल आपके 100 क्वेश्चन होंगे, 0.945 का मार्क्स होगा इनका, 100 क्वेश्चन हो गया आपके। ठीक है, टोटल आपके 105 मिनट का समय यहाँ पे दिया गया है। जो आपका एग्जाम होगा वो ऑफलाइन तरीके से होगा, ऑफलाइन OMR बेस्ड होगा, 105 मिनट आपके रहेंगे। ठीक है, इन केस ए कैंडिडेट डज नॉट मार्क एनी ऑफ द 5 ऑप्शन, यानी कि इसमें 5 ऑप्शन होंगे कुल आपके पास, 4 तो आपके आंसर हो गए, एक यदि आप उस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट नहीं करना चाहते तो 5वें ऑप्शन पे आपको टिक करना होगा। यदि आप 5 में से किसी भी ऑप्शन को टिक नहीं करते हैं तो वहां पे आपका नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि आपका एक क्वेश्चन काट लिया जाएगा। 0.945 के नेगेटिव है यदि आप उसमें किसी भी घोड़े को नहीं भरते हैं तो। उसके अलावा कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, ये बताया हुआ है देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर, यानी कि रॉन्ग आंसर की कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब यहाँ पे बताया हुआ है कि जो आपका अप्लीकेंट 2.5% एलिजिबल है नाइदर हिमसेल्फ, यानी कि जो 2 कंडीशन थी आपकी वही जॉब वाली कि घर में रेगुलर जॉब नहीं होना चाहिए, किसी भी डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉर्पोरेशन, कंपनी जो भी है रेगुलर एम्प्लॉय इसमें नहीं होना चाहिए। दूसरा यहाँ पे जो कैंडिडेट है ग्रोस एनुअल इनकम आपकी 180 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अब इसमें थोड़ा सा डाउट आता है, बहुत सारे कैंडिडेट्स को डाउट आता है कि सर 180 जो इनकम काउंट करेंगे वो कैसे काउंट करेंगे। उसमें भी इन्होंने डिस्क्राइब कर रखा है, इन्होंने बता रखा है इट शैल बी कन्फर्म फ्रॉम द डाटा ऑफ परिवार पहचान पत्र और HRMS गवर्नमेंट का पोर्टल होता है जिसपे सारी इनकम का ब्यौरा होता है, गवर्नमेंट या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय का। ठीक है, इसमें इन्होंने बताया हुआ है कि इन सभी का जो डाटा है वो परिवार पहचान पत्र से फैच किया जाएगा। किस केस में? जॉब वगैरह केस में, और आपकी जो इनकम है 1,80,000 की उस केस में। ठीक है, इसमें साथ में इन्होंने ये डाउट और कंप्लीट कर दिया यहाँ पे, जो रेगुलर एम्प्लॉय है डज नॉट इंक्लूड ए पर्सन हु इज वर्किंग, यानी कि जो कंट्रेक्चुअल बेसिस, डेली वेजेस, गेस्ट टीचर, आंगनवाड़ी या इस तरह का कोई भी वर्कर है वो रेगुलर एम्प्लॉय में काउंट नहीं होगा। यानी कि जो कंट्रेक्चुअल बेस आपके एम्प्लॉय है वो रेगुलर एम्प्लॉय में काउंट नहीं होंगे, उनकी जॉब नहीं मानी जाएगी, यानी कि उनके घर में जॉब नहीं है उसको ऐसे ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, अब उसके पश्चात डेफिनेशन ऑफ फैमिली, यानी इन्होंने फैमिली की डेफिनेशन दे दी कि फैमिली किसे माना जाएगा, क्योंकि जो भी कंडीशन है, जॉब की भी कंडीशन और इनकम की भी कंडीशन दोनों आपकी इसमें फैमिली पे चलती है कि फैमिली में जॉब नहीं होनी चाहिए और फैमिली की इनकम 180 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो फैमिली में देख लीजिए, फैमिली पर्पज में मेल एप्लीकेंट मींस हिमसेल्फ, यानी कि खुद, हिज फादर यानी कि उसका पिता, उसकी माता, उसकी वाइफ, उसका अनमैरिड ब्रदर या फिर उसका सन, ये इन्होंने मेल एप्लीकेंट के लिए दे दिया। फीमेल के लिए, फीमेल अनमैरिड एप्लीकेंट के लिए वो हिमसेल्फ, हर फादर, हर मदर, अनमैरिड ब्रदर। ठीक है, फीमेल मैरिड के लिए हर सेल्फ, हर हस्बैंड, फादर, यानी कि कुल मिला के 4 कंडीशन सभी को पता है। यहां से जो मेरे समझ में आ रहा है वो डाउट आपका क्लियर हो जाना चाहिए। मान लीजिए किसी कैंडिडेट ने अपनी फैमिली आईडी अलग करवा ली, ठीक है, तो जो इनकम है वो उसकी स्वयं की फैमिली आईडी में नहीं देखी जाएगी। उनका ये जो कैंडिडेट्स हैं इसमें देख लीजिए, जो हिमसेल्फ है यानी कि अनमैरिड की मैं बात कर लेता हूं, आपको उसी से समझ आ जाएगा। मेल एप्लीकेंट में देख लीजिए हिमसेल्फ यानी कि वो खुद काउंट होगा, उसका पिता, उसकी माता, उसकी वाइफ और उसका अनमैरिड ब्रदर। अब देख लीजिए फैमिली आईडी में यदि आपके 4 सदस्य हैं तो हर किसी की अलग अलग इनकम मेंशन होती है कि एक परिवार, मान लीजिए मेरे पिताजी हैं तो मेरे पिताजी कितने रुपए कमाते हैं, मैं कितना कमाता हूं, या मेरा पुत्र है तो मेरा पुत्र कितने रुपए कमाता है। तो ये जो डाटा है
वो आपका परिवार पहचान पत्र से ही लिया जाएगा। यानी कि मेरे पिताजी कितने कमाते हैं वो मेरे पिताजी के परिवार पहचान पत्र से लिया जाएगा। लेकिन ये कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कि मेरे पिताजी की परिवार पहचान पत्र अलग है तो वो मेरी फैमिली में काउंट होगा कि नहीं होगा। इन्होंने फैमिली का मतलब दे दिया। फैमिली का मतलब ये है कि आपके पिता माता अनमैरिड ब्रदर आपका काउंट होगा, चाहे भले ही उसकी फैमिली आईडी अलग हो। इन्होंने ये बोला कि फैमिली आईडी से डाटा लेंगे, ना कि ये बोला है कि आपकी फैमिली आईडी उनकी चाहे दूसरी फैमिली आईडी बनी हुई हो उससे भी डाटा आ जाएगा कि वो इनकम कितना कमाते हैं। जो इन्होंने यहाँ पे फैमिली की डेफिनेशन दे दी उसका मतलब ये है, अगर आगे इसमें कोई सुधार होता है उसकी बात नहीं कर सकते, लेकिन एज पर स्टेटमेंट में बात कर रहा हूं क्योंकि इन्होंने फैमिली की डेफिनेशन दे दी है। भले ही डाटा परिवार पहचान पत्र से उठाए लेकिन उनके भी तो परिवार पहचान पत्र बना हुआ है। ठीक है, तो ये डाउट आपका यहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए। उसके बाद सेम आपका वही है, विडो वगैरह का जो रहता था रूल आपके सेम वही है। यहाँ पे जो विमुक्त जाति वगैरह है उनको भी 2.5% का वेटेज दिया हुआ है, उनको अपनी सर्टिफिकेट बनवानी पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पे बताया हुआ है यदि आपके परिवार में 2 सदस्य सेम पहुंचते हैं, मान लीजिए आपके परिवार में 2 सदस्य हैं वो फाइनल तक पहुंचते हैं, तो जो सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया है वो जो आपका एल्डर यानी कि बड़ा वाला है उसको दिया जाएगा, दोनों को नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद द शॉर्ट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फिल एप्लीकेशन विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, यानी इसमें पॉइंट में बताया हुआ है कि जो आप फिल करेंगे फॉर्म में, जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे उसमें जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे केवल वही डॉक्यूमेंट मान्य रहेंगे, उसके अलावा किसी भी डॉक्यूमेंट को मान्यता नहीं दी जाएगी, चाहे भले ही वो डिग्री आपने आपकी जो अप्लाई की डेट है उससे पहले कर रखी हो। लेकिन यदि आपने फॉर्म में नहीं लगाया तो मान्य नहीं होगी। पहले क्या होता था कि आपकी जो पुरानी डिग्री अगर आपने नहीं लगाई उस डेट से पहले की हो तो मान्य हो जाती थी, लेकिन इस नोटिफिकेशन के अनुसार वो डिग्री आपकी मान्य नहीं होगी यदि आपने फॉर्म में नहीं लगाई है तो। ठीक है, उसके पश्चात BCA BCB का जो आपका सर्टिफिकेट है वो लेटेस्ट होना चाहिए, अब की साल का होना चाहिए, जो नया वाला फॉर्मेट है बगैर फोटो वाला वो आपका होना चाहिए। EWS के लिए सेम क्राइटेरिया है, उनका भी आपका नया वाला ही EWS होना चाहिए, पुराना वाला नहीं चलेगा। और नीचे चलते हैं, यदि मेन पॉइंट है इसमें यहाँ पे इन्होंने एनेक्जर बताए हुए हैं, जो कैंडिडेट हैं जिनका फादर डेथ वाला जो सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया का फायदा उठा रहे हैं उनका जो है ये फॉर्मेट यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, ये तहसीलदार नायब तहसीलदार से अटेस्ट होना चाहिए। विडो सर्टिफिकेट का सेम ये फॉर्मेट दिया हुआ है, इश्यूड बाय तहसीलदार होना चाहिए। विमुक्त जाति के लिए इन्होंने कोई फॉर्मेट नहीं है, लेकिन जो विमुक्त जाति आपकी बनती है सरल हरियाणा की वेबसाइट से ऑनलाइन किया जाता है और जो आपकी तहसीलदार अप्रूवल करता है उसको वो विमुक्त जाति आपकी चलेगी, वो भी आपकी लेटेस्ट होनी चाहिए। विमुक्त जाति वाले कैंडिडेट इस बात का ध्यान दें। उसके बाद हम चलते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन टू बी अपलोडेड, यानी कि एक सेल्फ डिक्लेरेशन है जिसमें आपको हिंदी और इंग्लिश में लिखना है, सेम स्टेटमेंट जो लिखी हुई है वो आपका अपलोड होगा। EWS आपकी लेटेस्ट हो जाएगी, यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है। BCA BCB अभी आपकी लेटेस्ट होगी। एक नो गवर्नमेंट जॉब का थोड़ा डाउट है वो क्लियर कर देता हूँ। नॉन गवर्नमेंट जॉब में क्या होगा, फॉर नो गवर्नमेंट जॉब जो आपका ये एनेक्सर दिया हुआ है यहाँ पे यही आपका चलेगा, लेकिन इसमें क्या है सेल्फ अटेस्टेड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि फॉर्म भरते समय आप उसको सेल्फ अटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जब आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे एट द टाइम ऑफ स्क्रूटिनिटी ऑफ डॉक्यूमेंट, यानी कि जब आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे उस समय वो आपका जो आपका है अटेस्टेड बाय मजिस्ट्रेट या फिर तहसीलदार से आपका टेस्ट होना चाहिए। यानी कि जब आप फॉर्म भरेंगे उस टाइम आप उसको सेल्फ अटेस्ट कर सकते हैं, जब आपके आगे डॉक्यूमेंट चेक होंगे वेरिफिकेशन होगी उस समय आपको तहसीलदार या फिर जो भी आपका मजिस्ट्रेट है उससे आपको साइन करवाने पड़ेंगे। फिलहाल आपको साइन करवाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये आपका नो जॉब हो गया। अब फटाफट इसको खत्म करते हैं। इसमें यहाँ पे बताया हुआ है कि जो आपका फॉर्म भरा जाएगा उसमें जो CET के रजिस्ट्रेशन नंबर है उससे आपका पोर्टल से डाटा उठा लिया जाएगा। जो बेसिक आपकी डिटेल है फादर नेम मदर नेम उसका आपका रजिस्ट्रेशन नंबर डलवाया जाएगा और वो डिटेल कंप्लीट आपके CET के फॉर्म से आ जाएंगी, वो आपको फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके पश्चात क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं, इसमें देखिए आपकी मैट्रिक की मार्कशीट होनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए SC BC जो आपकी सर्टिफिकेट है वो अपलोड होंगी। यदि आप सोशल क्राइटेरिया का कोई ले रहे हैं तो उसका फॉर्मेट हो गया, फोटो हो गया, साइन हो गया, ये आपको अलग से अपलोड करने पड़ेंगे, CET में नहीं उठाए जाएंगे। आपका हरियाणा का रेजिडेंस होगा, EWS BCB बता रखे हैं, और जो आपके सर्विसमैन कैंडिडेट है उनके जो भी डॉक्यूमेंट है मेंशन है वो आपको वहाँ पे अपलोड करने पड़ेंगे। ये हो गया आपका अपलोड का। उसके बाद कोई और मेन पॉइंट मैंने हाईलाइट कर रखा है, इसमें देखिए हाँ इसमें बताया हुआ है द नेम ऑफ सक्सेसफुल दोज हु क्वालिफाइड मेरिट ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट अचीव कैंडिडेट रेंड हरियाणा। जो भी आपकी फाइनल लिस्ट लगेगी वो आपका जो नॉलेज टेस्ट है, नॉलेज टेस्ट प्लस आपका एडिशनल वेजेज जो 2.5 का एडिशनल वेजेज है, दोनों को मिलाकर आपकी फाइनल लिस्ट लगेगी। ठीक है, साथ में इन्होंने बताया है इन केस 2 और मोर कैंडिडेट हैव सेम एग्रीगेट स्कोर, यानी कि मान लीजिए कोई कैंडिडेट है दोनों के ही सेम स्कोर है, मान लीजिए 90 स्कोर है,
तो इसमें जो आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाएगी वो किस कैंडिडेट की दी जाएगी, उसका इन्होंने कहना है जो नॉलेज टेस्ट में जिसने ज्यादा नंबर लिए। मान लीजिए एक कैंडिडेट के तो सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मिला के 90 हो रहे हैं, एक कैंडिडेट के केवल नॉलेज टेस्ट के ही 90 हो रहे हैं, उसको सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया का कोई मार्क नहीं दिया गया है, उस केस में इस कैंडिडेट को क्वालिफाई माना जाएगा, इस केस में नहीं माना जाएगा। यदि दोनों इक्विवेलेंट हैं, उस केस की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे उसको नॉलेज टेस्ट वाले को ही प्रेफरेंस दी जाएगी, सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया वाले को नहीं दी जाएगी। ठीक है, और साथ में मैंने एक वो भी बताया था, यदि इस केस में दोनों ऐसे होते हैं जिनका दोनों का नॉलेज टेस्ट है, उसमें फिर एज के आधार पे जिनकी एज भी बराबर होती है उसको फिर यहाँ पे जिनकी हायर क्वालिफिकेशन है उनको फायदा मिलेगा फाइनल प्रोसेस के टाइम पे। ठीक है, एक से ज्यादा यदि आप फॉर्म भरते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे रिजेक्शन का दिया हुआ है। उसके बाद नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो जो अभी आपके फॉर्मेट है जो आपको तैयार करने हैं, देखिए इसमें नॉन जॉब का है, जो आपका फादरलेस का है, विडो वाले, ये सारे फॉर्मेट यहाँ पे दिए हुए हैं, वो फॉर्मेट आपको तैयार करने पड़ेंगे। एक फॉर्मेट और दिखा देता हूँ, ये देखिए सिग्नेचर वाला, इसमें कैंडिडेट का हिंदी में साइन होगा, इसमें नीचे होगा, और जो आपका ये ब्लैंक स्पेस यहाँ पे दिया हुआ है, ये ब्लैंक स्पेस, इसमें हिंदी वाले में आपको हिंदी लिखना है, इंग्लिश वाले में जो इंग्लिश स्टेटमेंट है ये आपको लिखनी है यहाँ पे, ये आपको बिल्कुल लिख के और साइन करके ही अपलोड करना है। सेम आपको यही नहीं है कि आपने प्रिंट निकाला और साइन कर दिया अपलोड कर दिया, यहाँ पे लिखा हुआ होना चाहिए आपकी खुद की हैंडराइटिंग में। ठीक है, इसके अलावा हरियाणा पुलिस का आगे जब इसका अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म होंगे तो एक बार और वीडियो में लेके आऊंगा जिसमें आपको अलग से स्टेप वाइज आपको बताएंगे किस प्रकार आपको फॉर्म भरना है। मेरे अकॉर्डिंग आपका फिलहाल नोटिफिकेशन में इससे ज्यादा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, बाकी चीजें सब कॉमन है, जो मेन पॉइंट थे मैंने बता दिए हैं। उसके बावजूद भी यदि आपका कोई डाउट रहता है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, साथ में हमारा नंबर डिस्प्ले पे दिया हुआ है, आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।